नमस्कार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, अटेंडीज जुड़ ही रहे हैं, तो हम शुरू करेंगे ये कार्यक्रम कुछ मिनटों में। तब तक हमारे गेस्ट से आपका परिचय हो जाए। आज हमारे साथ 3 अतिथि जुड़े हुए हैं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजीव कपूर जी। सर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और इन हिज लास्ट स्टिंट वह लबासना के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनका काफी एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक पॉलिसी ट्रेनिंग में। सर पूछा जाए तो सर ने पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन काफी पास से देखा है। सर सेक्रेटरीज थे काफी मिनिस्ट्रीज में और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी इन वेरियस फील्ड्स। और एक इनका ज्यादा निकट का परिचय यह होगा कि सर फैकल्टी है लोक नीति कार्यक्रम के। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है जो श्री विजय केलकर जी और अजय शाह जी की किताब पे निर्धारित है। सर वो कोर्स पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज के कार्यक्रम। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIM रांची से प्रोफेसर अंशुमन हजारिका जी। अंशुमन जी इज अ वेरी टैलेंटेड यंग फैकल्टी एट IIM रांची और ये अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ पॉलिसी रिसर्च जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि IIM रांची का जो यह संस्था है उसका यह सेंटर काफी काम कर रहा है पॉलिसी रिसर्च में। गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है और भी काफी पॉलिसी रिसर्च एंड एक्शन देख रहे हैं सेंटर के माध्यम से। और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें आपसे सुनने का मौका मिलेगा कि किस तरह से संस्था पॉलिसी रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जो तीसरे अतिथि जुड़े हुए हैं वह है आदित्य सिंह जी। आदित्य जी फाउंडर हैं एलेक्सिस ग्रुप के। 2008 में इस ग्रुप का गठन हुआ और आई थिंक बहुत ही उस समय कम उम्र के होंगे, लॉ या कुछ ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होंगे आदित्य जी उस समय। और मुझे बहुत ही खुशी होती है बता करके आप सभी को कि आज के दिन में एलेक्सिस ग्रुप जो है उसका 13,000 से ऊपर एक्टिव एलुमनाई नेटवर्क है और उनका जो एक्सपैंडेड नेटवर्क है वो 3 लाख से ऊपर है। और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके काफी कार्यक्रमों में जाने का। और इसमें बोलना कोई गलत नहीं होगा कि लॉ स्टूडेंट्स का अगर हम माने तो सबसे बड़ा नेटवर्क देश में एलेक्सिस ग्रुप द्वारा है। इनके एलुमनाइज इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो शीवनिंग स्कॉलर्स रह चुके हैं, रोज स्कॉलर्स रह चुके हैं और बहुत तरीके से पॉलिसी क्षेत्र में एलेक्सिस ग्रुप के एलुमनाइज अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी आपका। नमस्कार। और मेरा छोटा सा परिचय यह है कि मैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की एसोसिएट डीन हूँ। मैं ट्रेनिंग से तो लॉयर हूँ और बहुत जल्दी एकेडमिक में आ गई और बहुत संस्थाओं के साथ मैंने काम कर रखा है। और आज के दिन हम चर्चा करेंगे संस्थाओं का क्या योगदान रहा है सार्वजनिक नीति शिक्षा में। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे है। सर आपने काफी पास से, काफी करीब से पॉलिसी इन एक्शन देखा है। आप ट्रेनिंग में भी रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थाओं का भी नेतृत्व किया। आपने पॉलिसीज काफी फ्रेम की होंगी अपने ड्यूरेशन में, अपने सर्विसेज में। आपको आपके विचार से ये जो पॉलिसी की शिक्षा जो हो रही है, पॉलिसी में ट्रेनिंग हो रही है, वो किस तरह से उभर के आ रही है? आपका इतना दशक का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की चेंजेस आ रही हैं इस एरिया में? थैंक यू नीति जी एंड थैंक यू माय को पार्टिसिपेंट्स। मुझे बहुत खुशी है आज के सेमिनार में भाग लेते हुए एंड इसके लिए मैं आप
विशेषतः एलेक्सिस ग्रुप एंड आई एम रांची का भी आभारी हूं जिन्होंने ये मौका दिया है। मेरा अनुभव पब्लिक पॉलिसी ट्रेनिंग में लगभग मैं 2.5-3 साल नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी का निदेशक रहा। उसके पहले मैं उसी संस्थान में उपनिदेशक के तौर पर ट्रेनिंग का काम स्वयं भी कर चुका था 96-98 में। तो और उसके बाद भी कुछ संस्थाओं से जुड़े रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरा जहाँ तक एकेडमी का प्रश्न है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास आईएएस और अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं, तो इसका जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो कई भागों में बटा हुआ है। हमारा फोकस तो रहता है जो फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर हम फ्रेश इंडक्टीज को ट्रेन करते हैं लगभग 2 साल आईएएस ऑफिसर्स को, जिसमें 1 साल का फील्ड प्रशिक्षण शामिल है। और उसके उपरांत जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो इन सर्विस ट्रेनिंग का रहता है, जिसे हम मिड करियर ट्रेनिंग कहते हैं, और जिसके 3 फेजेस में होता है, फेज 3, फेज 4, फेज 5, और इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स होते हैं। तो वैसे तो क्योंकि हम जिला प्रशासन और इन सब से जुड़े हुए मुद्दों से रोज ही चर्चा, हर सेशन उसी से जुड़ा रहता है किसी ना किसी रूप में, तो पब्लिक पॉलिसी तो हर सेशन अभिभूत होता है, उससे जुड़ता है। लेकिन विशेष तौर पर जब हम फेज 4 की बात करते हैं, जो लगभग 15-16 साल की सेवा के उपरांत हम पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स को बुलाते हैं, वो हम समझते हैं कि पब्लिक पॉलिसी का बेसिक प्रोग्राम है। बिकॉज उस स्टेज पर आकर लोग भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनने की स्थिति में होते हैं, पैनलमेंट हो रहा होता है, और हम चाहते हैं कि उस समय पब्लिक पॉलिसी के बारे में थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड तौर पर सोचें और स्ट्रक्चर्ड तौर पर कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इसमें हम लोगों का लगभग 4 हफ्ते का प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम कुछ बाहर के इंटरनेशनल संस्थाओं से भी ले जाते हैं उनको, और वहां पर भी हम 1 हफ्ते का प्रशिक्षण उनके संस्थाओं के सहयोग से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम पॉलिसी से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, चाहे पॉलिसी इवैल्यूएशन हो, पॉलिसी मॉनिटरिंग हो, पॉलिसी के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, पॉलिसी के लिए जो भी हम बाकी चीजें हैं वो सब उनमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा 4 हफ्ता रहता है हमारे पास इसको कवर करने के लिए। और फिर फेज 5 में तो यही चीजें और आगे एडवांस हो जाती हैं, बिकॉज फेज 5 में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव या कई बार सचिव स्तर के भी होते हैं, तो उनके साथ तो हम पॉलिसी डिस्कशंस ज्यादा करते हैं बनिस्बत पॉलिसी प्रशिक्षण के, क्योंकि उनसे सीखने का बहुत अवसर मिलता है। तो एकेडमी में हमारा फायदा ये रहता है कि जब बात करते हैं तो प्रैक्टिशनर से बात कर रहे हैं, जो स्वयं किसी डेस्क पर बैठे हुए उसी मुद्दे पर सोचते रहते हैं। तो प्रशिक्षण बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है, इसमें थ्योरी के स्कोप बहुत कम रहता है, बिकॉज उस स्टेज पर विशेष तौर पर जो हम लोगों का अनुभव है कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो थ्योरी से ज्यादा दूर भागते हैं। उनका कहना नहीं, मुझे प्रैक्टिकल बात आती करना क्या है, बिकॉज उनको तो जाकर करना होता है, उनको खाली डिस्कशन नहीं, कोई रिसर्च नहीं करनी है, उनको कोई पेपर नहीं छापना है, उनको तो अगले दिन जाके अपने मंत्री के साथ बैठकर किसी चीज में कन्विंस करना है। तो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए हमारा जो कार्यक्रम था, इसलिए हमारा जो कोर्स बना भी हुआ है उसका डिजाइन इस प्रकार का है कि इट इज वेरी प्रैक्टिकल। हम बात करते हैं कि इसमें इस प्रकार से आप किससे कैसे समझौता कर सकते हैं, रादर देन हम उसके किसी गूढ़ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जाएं। हाँ, इकोनॉमिक्स जरूर कवर करते हैं, थोड़ी सी हम लोग उसमें डेटा कवर करते हैं। हम लोगों ने हार्वर्ड का एक प्रोग्राम है ईपॉड, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिजाइन, उनसे कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो वो आके हफ्ते भर का प्रोग्राम चलाते हैं कि हम अपनी पॉलिसीज को एविडेंस या डेटा बेस्ड कैसे कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर हम लोग जो अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी में पॉलिसी बनाते हैं, बहुत इट्स लाइक ए फायर फाइटिंग, जबकि पॉलिसी बहुत एक डेलिबरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, मेथोडिकल होनी चाहिए। लेकिन अक्सर जब हम डेस्क पे बैठे होते हैं तो एक डायरेक्शन आता है कि इस पे कल तक ये हो जाना चाहिए, और फिर वो हो जाता है, अक्सर हो जाता है, या नहीं भी होता है तो हमें बुरा लगता है कि 1 दिन में हम 2 दिन में नहीं कर पाए हैं, जो एक कमी है हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बिकॉज ये ऐसा काम नहीं है जो कि हमें जल्दबाजी में करना चाहिए। इसमें हमें जो हमारा अनुभव जो रहा, पर्सनल अनुभव, मैंने भी उसमें कभी कुछ क्लासेस सेशंस लिए भी हैं, एक बहुत बड़ी कमी हमारे यहाँ पॉलिसी टीचिंग में है, और ये मैं अंशुमन जी से जानना चाहूंगा विशेष तौर पर, क्योंकि वो तो खुद ही इस कमी को, और आईएसपीपी जो कि इस कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। हमारा पॉलिसी का जो टीचिंग है, प्रशिक्षण है देश में, और मैं देश की बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय स्तर की बात कर रहा हूँ, वहां पर पब्लिक पॉलिसी अभी तक एक बहुत बढ़िया करियर के रूप में नहीं उभरा है। उसके कारण से उसकी ट्रेनिंग, और उसके ट्रेनिंग तो है, प्रशिक्षण है, लेकिन अध्यापन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्योर ट्रेनिंग। एज आई सेड, ट्रेनिंग इज मोर स्किल बेस्ड, ट्रेनिंग इज मोर प्रैक्टिकल। वी नीड सॉलिड टीचिंग
academicians teaching a subject is very different than practitioners teaching the same subject, जो हम देख रहे हैं अभी हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अधूरे रह जाते हैं और ना उनमें पर्याप्त गहनता आ पाती है। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे पास। हमारे पास ना तो कोई अच्छी टेक्स्ट बुक है। अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पहली टेक्स्ट बुक निकाली है जो अभी टेक्स्ट बुक कहें या बुक कहें हम, केलकर साहब और अजय शाह ने जो लिखी है, वास्तव में उसमें इंडियन एग्जाम्पल्स हैं। अदरवाइज अगर हम फील्ड में जाएं तो हमें इंडियन टेक्स्ट बुक नहीं दिखती, हमें या तो यूके की, यूरोप की टेक्स्ट बुक दिखती हैं या फिर यूएस बेस्ड दिखती हैं, और वहां पॉलिसी का डिस्कोर्स बिल्कुल अलग लेवल पर है, वहां बिल्कुल अंतर है उसमें। यूएस में तो सिस्टम्स बहुत दूसरे ढंग के बने हुए हैं, जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस का एक दूसरा ही आयाम है। हमारे यहाँ उस प्रकार का लेजिस्लेचर ही नहीं है जहां पर हम एक खुले तौर पर किसी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ तो एक रूलिंग पार्टी पॉलिसी तय करती है, वो पार्लियामेंट पास होनी ही है बिकॉज वो तो मेजोरिटी है, वरना सरकार गिरेगी। हमारा विप बेस्ड कल्चर जो है वो पार्लियामेंट को थोड़ा सा कमजोर करता है, बिकॉज पार्लियामेंट में लोग पार्टी लाइन से बंध जाते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। अगर खुल के बात कहते हैं हमारे यही प्रतिनिधि, तो शायद और अच्छी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो सकता है, लेकिन वो हमारा सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है उसमें इस प्रकार की संभावना नहीं है। यूएस में है, यूएस में जरूरी नहीं कि कांग्रेस का है तो वो डेमोक्रेट है तो डेमोक्रेट पॉलिसी को हमेशा सपोर्ट ही करेगा। ही कैन टेक अ डिफरेंट व्यू, स्टिल पार्टी वुड रिमेन इन पावर, दैट इज नॉट द इशू। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं है, हमारे पास लोकल रिसर्च बहुत कम है। हम लोग सोचते थे, कई बार हमने प्रयास भी किया, वी लॉन्च्ड अ स्कीम आल्सो ऑन केस स्टडी राइटिंग, दैट वी शुड डेवलप गुड केस स्टडीज ऑन पब्लिक पॉलिसीज, लाइक चाहे वो टेलीकॉम पॉलिसी बनी हो, मिड डे मील पॉलिसी बनी हो, इस पे केस स्टडीज बढ़िया बननी चाहिए। उन केस स्टडीज के माध्यम से हम डिस्कशन करें, प्रशिक्षण दें, टीचिंग करें, लेकिन वो एक ऐसा संस्था डेवलप नहीं हुई जो बैक स्टॉप करे एकेडमिक को, जिसके साथ हमारे बैक लिंकेज जो कि हमें रिसर्च करके फीड करे और हम उसको ट्रांसफर करें इन द क्लासरूम। ऐसा नहीं हो पाया है। ये बात सही है कि बहुत सारी संस्थाएं अब इसमें जुड़ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है सिस्टमैटिकली। और उसका एक बड़ा कारण मैं समझता हूं, ये मेरा अपना समझना है, आई डोंट थिंक आई हैव डन सफिशिएंट रिसर्च टू से इट वेरी विद अथॉरिटी, दैट पब्लिक पॉलिसी के लिए लोगों में, बच्चों में अभिरुचि क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई सीधे सारे करियर ऑप्शंस नहीं है। जो बच्चे पब्लिक पॉलिसी पढ़ते भी हैं, या तो वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं या वो लॉ से उसका इंटरफेस है इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन पब्लिक पॉलिसी के बूते पर उनको अच्छा करियर बन जाएगा, वो है नहीं अभी। और जब तक वो नहीं होगा तब तक वो, देखिए डिमांड सप्लाई नहीं होगी तो आप, हम लोग यही बात करने वाले हैं अपने कोर्स में भी कि अल्टीमेटली इट इज इकोनॉमिक्स व्हिच डिटरमिन्स व्हाट विल हैपन इन द मार्केट। सो अगर डिमांड नहीं है, डिमांड इसलिए नहीं है बिकॉज उसकी सप्लाई, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो एकेडमिक्स में भी उस पर रिसर्च कम होगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे बिकॉज वो वहां जाएंगे जिसकी डिमांड है। वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद उसको नौकरी मिलती है बढ़िया, उसको एक प्रोफेशनल का एक दर्जा मिलता है, जो पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल को अभी तक नहीं मिला है। और इसलिए थोड़ी सी कमजोरी है इसमें, जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर और विशेष तौर पर स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर तो फिर बहुत सारे अब थिंक टैंक धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं एज पॉलिसी मेकर की। आइए जरा इसमें हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। स्टेट लेवल पर ऐसा बहुत कम है, एंड अगेन मैं एक ऐसी स्टेट से आता हूं जहां पर ये शायद और भी कम है। आप भी उसी स्टेट पे बैठे, इसी प्रकार के स्टेट में बैठे, झारखंड में, शायद तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में चीजें कुछ बेटर होंगी, बट मेरा अनुभव जो है पिछले, मतलब मैं 35 साल यूपी में नौकरी करा हूँ, दिल्ली में नौकरी करा हूँ, तो यूपी में उस प्रकार के हमारे पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी नहीं है। इफ आई एम वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर पॉलिसी, whom to discuss with, industrial policy, who to discuss with, excepting few entrepreneurs, that's all, otherwise बहुत लिमिटेड हमारे पास स्कोप है। तो ये जो कमी है, ये बहुत पब्लिक पॉलिसी टीचिंग में और प्रशिक्षण में, दोनों में एक बहुत बड़ी कमी सामने आ रही है। इसमें एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, और इसमें अंशुमान साहब मुझे थोड़ा माफ करेंगे, क्योंकि मैं तो इसमें व्यू थोड़ा, मैं जो कहने वाला हूँ वो थोड़ा सा शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इधर क्या हुआ है कि बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी के क्षेत्र में आए हैं। ये अच्छी बात है, बिकॉज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें एक मैं कमी देख रहा हूँ, वो कमी बहुत इंपॉर्टेंट कमी मेरी निगाह में है। अगेन आई कुड बी टोटली रॉन्ग ऑन दिस, बट मेरी निगाह में बहुत कमी है कि दैट इज रूटेड इन technical aspects of policy, how to make, technically correct things, but policy is about politics.
You cannot discuss policy without discussing the messiness of the politics. पॉलिसी स्ट्रेट लाइन में नहीं बनती है कभी भी, जो हम लोगों का अनुभव रहा है। पॉलिसी जिगजैग करती है, आगे पीछे जाती है। आज डिस्कशन हुआ, कल फिर वापस आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। ये ऐसा नहीं होता कि एक सिरे से चले और एक आउटपुट आ गया पॉलिसी, ऐसा कभी नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग में, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशंस बिटवीन, आई मीन पॉलिटिक्स इज व्हाट, अल्टीमेट नेगोशिएशंस बिटवीन ग्रुप्स। और अगर हम नेगोशिएशंस बिटवीन ग्रुप्स की बात करते हैं तो पावर प्ले, इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, जब तक हम इस डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे और जब तक इस दृष्टिकोण से हम समाज को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक यूजफुल और आधारभूत पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। कल मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं अंशुमान साहब, कल मैंने ऐसे ही देखा कि आई एम बैंगलोर का सबसे पहले पॉलिसी का कोर्स शुरू हुआ था, तो मैंने कहा मैं उनका सिलेबस देखता हूं। मुझे नेट पे उनका सिलेबस तो नहीं मिला, उनको पीएचडी का सिलेबस मिला, पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी, जिसमें 4 या 5 सेमेस्टर की टीचिंग है। आई हैव इट इन ऑन माय दिस थिंग। उसमें हर 90% कोर्सेज आर टेक्निकल कोर्सेज, लीनियर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन। ना इन सबसे पॉलिसी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स के 2 जो कोर्सेज जरूर है, एक माइक्रो पे और मैक्रो पर, और एक कोर्स है जो कि पॉलिटिक्स पे हम कह सकते हैं, बट अदरवाइज आउट ऑफ 30 कोर्सेज हार्डली 3 और 4 सच कोर्सेज। बाकी 25 कोर्सेज जिनसे जो इलेक्टिव्स हैं, जिनमें से छांटना है उनको, वो सब बहुत टेक्निकली करेक्ट कोर्सेज हैं। It is good. We should have these things. We should have more on this technical aspects of policy making, how to run good regressions, how to develop good models. But I think that can't be the focus for policy making. It has to be rooted in economics. In fact, first politics and then economics. Very basic economics. And वहां पर मेरे ख्याल में अभी ये जो हमारे संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, they are tuned to think in a particular manner, mostly corporate style thinking. Things are very structured. यहाँ पर तो आउटकम ही नहीं मालूम है, आउटकम क्या चाहिए आपको पॉलिसी से, और अक्सर पॉलिसी बन के समाप्त हो जाती, मालूम नहीं चलता कि हमें चाहिए क्या था। जो हो जाता हम कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है। हाँ, मतलब उदाहरण आपके सामने कई है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, कि अगर ये हो गया क्या, यही तो पॉलिसी थी हमारी, क्योंकि हम शुरू में बताते नहीं कि पॉलिसी क्या थी, हमारा पर्पस क्या था, आउटकम क्या होने हैं, मेजरमेंट कैसे करना, ना इसकी सब तो बहुत, तो ये सब बातें जरूरी हैं, मतलब एक टेक्निकल चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो कोर है उसका, दैट इज पॉलिटिक्स, दैट इज डिस्कसिंग सोशियोलॉजी, आई मीन, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट बीइंग लिंक्ड विद द पॉलिसी डिस्कशन और डिस्कोर्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट आई थिंक, इन माय ओपिनियन, एक डेंजर है, थोड़ा सा खतरा है कि हम पॉलिसी की, क्योंकि आईएम्स इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग हैं कि वो जिधर चाहेंगे उसको उधर ले जाएंगे, ये हमें मालूम है, चाहे वो आईएम रांची हो, चाहे अहमदाबाद हो, दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग एंड एवरीबडी लुक्स अप टू देम। तो इफ दे से दिस इज पॉलिसी टीचिंग, एवरीबडी विल से दिस इज पॉलिसी टीचिंग। आई थिंक वहां पर एक थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत, हम कहेंगे, इट्स वेरी गुड दैट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएम आर एंटरिंग दिस एरिना ऑफ पॉलिसी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज we should not lose focus on the public policy public aspect of it. It is about public, public is about politics, public is not about very correct technical so to sum up, I think I have taken more than 5 minutes, but to sum up, what I want to tell you that yes, we spend lots of time on policy teaching in academy, and हम लोग काफी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत बहुत दूर जाना है हमें इन टर्म्स ऑफ अच्छी पॉलिसी की प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में, और उसमें जो कमी है वो हमारे एक एकेडमिक्स में पब्लिक पॉलिसी टीचिंग की कमी है, और एकेडमिक्स जिधर जा रही है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है उसको वापस लाने की जरूरत है टुवर्ड्स द कोर पार्ट ऑफ द पॉलिसी, व्हिच इन माय ओपिनियन शुड बी डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, शुड बी डिस्कसिंग core economics, should be discussing other aspects of how power plays out in society. Okay, I'll stop at this point. Maybe I'll answer questions later. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषयों पे आपने टिप्पणी की। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अध्यापन नहीं है पब्लिक पॉलिसी में, लोगों को करियर का प्रोस्पेक्ट्स नहीं पता है, जिसके कारण एक ये एज अ स्टैंड अलोन एक जो होता है एक करियर पाथ नहीं निकल के आ रहा है। आपने कुछ बातें की कुछ विषयों पे, जैसे कि पावर प्ले, ह्यूमन डायनामिक्स, पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी जो नहीं है। बिफोर आई गो बैक टू अंशुमन हजारिका जी फॉर विद माय क्वेश्चन, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगी कि भारत का सबसे पहला पॉलिसी डिजाइन स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, और इन्हीं
खामियों को पहचानते हुए, जानते हुए, और 25 साल का जो सीसीएस का खुद का एक्सपीरियंस, फाउंडर्स का जो एक्सपीरियंस था, जो उन उसको लेकर के हमने जो ये आईएसपीपी का गठन किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आईएसपीपी एक संस्था नहीं है, एक सोच है। और कैसे पॉलिसी में डिजाइन थिंकिंग लाया जाए, कैसे पब्लिक को सेंट्रल पे रख के पॉलिसीज बनाई जाए, ह्यूमन एस्पेक्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, काफी डाइवर्स कोर्स है, बट उसके बारे में कभी मैं किसी और दिन आऊंगी आपके समक्ष। और मैं चलती हूँ अंशुमन हजारिका जी के साथ। अंशुमन जी बहुत ही उम्दा काम कर रही है आईएम रांची, खासकर एक ऐसे स्टेट में जो मिनरल रिच है, पर कहीं ना कहीं छूटा है, मतलब एक डेवलपमेंट में अभी भी जितना उसका कैपेसिटी है वो बिल्ड नहीं कर पाया है। और जहां तक कि मेरा जानना और समझना है, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर जो है स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करने में काफी काम कर रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सेंटर का क्या योगदान है, किस प्रकार से सेंटर स्टेट कैपेसिटी में रिसर्च के माध्यम से अपना काम कर रही है, और कैसे संस्था का योगदान हो रहा है पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में। धन्यवाद नीति जी। और पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आईएसपीपी आपको और राजीव जी को और आदित्य जी को, कि मुझे यहाँ पे ये मौका मिला है आप सबसे बात करने का, और अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस के बारे में थोड़ी सी बात बोलने की, जो आईएम रांची में 2-3 साल पहले अभी आई थी और अभी काम कर रही है और आगे भी करती जाएगी। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, सेंटर क्यों बनाया गया था। हमारे जो डायरेक्टर महोदय है शैलेंद्र सिंह जी, उनका एक विजन था कि आईआईएम रांची जो झारखंड में एस्टैब्लिश हुआ है, वो सिर्फ एक मैनेजमेंट स्कूल ना रहे, वो एक ऐसी संस्था बने जो लोकल जो इकोनॉमी है, जो लोकल जो युवा है, लोकल जो गवर्नमेंट है, उसको भी वो सपोर्ट करे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, और झारखंड के लिए भी काम करे, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको इस संस्था का फायदा मिले। और उन्होंने सोचा, और ये सेंटर जब एस्टैब्लिश हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे उसका नामकरण हुआ था, क्योंकि वो हमारे एक डायनामिक लीडर थे, एंड ही वाज ट्रू स्टेट्समैन ऑफ द कंट्री, एंड he was a pioneer in discussions and in taking views from everyone in taking it forward. तो उस हिसाब से सेंटर आगे बढ़ रहा है, उसी व्यू पॉइंट से सेंटर आगे बढ़ रहा है। तो मैं जब राजीव सर बात कर रहे थे, मैं कुछ बातें नोट कर रहा था, उन्होंने जो बोला उन पे भी मैं जाऊंगा, उन्होंने कुछ सवाल पूछे मुझे, मैं उस पे जाऊंगा। पर उससे पहले मैं सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये सेंटर जो है वो झारखंड में अभी हम लोगों ने लास्ट 3 साल में हम लोगों ने लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पे थोड़ा सा काम किया है, और हमारा जो काम है वो बेसिकली अवेयरनेस बिल्डिंग के ऊपर है, पब्लिक पॉलिसी का। हमारा जो काम है वो स्टूडेंट्स को टारगेटेड है, यंग स्टूडेंट्स को लेके, जो बेसिकली आपके हाई स्कूल या अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो बेसिक स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग हमारा जो नया काम है वो हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी के तो हमारे काम का शुरुआत जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन था पब्लिक पॉलिसी एरिया पे, वो थोड़ा मिसिंग था, वो कम था राज्य में ओवरऑल, और आईआईएम रांची में भी हम लोग इस एरिया पे नए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा काम किया है। तो हम लोगों ने काफी सारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने सेंटर में बुलाया, और अलग अलग विषयों पे हम लोगों ने काम किया है उस पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवनेस और चैलेंजेस, और हम लोगों ने ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को लेके भी वेबिनार्स और सेमिनार्स काफी सारा ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि आपके ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स हो, जो आपके विलेजेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स है उस पे हैं, और हम लोगों ने जो करंट इश्यूज है उस पे हम लोगों ने डिस्कशन क्रिएट करने की कोशिश की। हम लोगों ने ये हम लोगों की प्रचेष्टा हमेशा रही है कि हम इस बातों पे डिस्कस करें जो लोगों के लिए अभी जरूरी है, जो लोगों को अभी जानना चाहिए, सरकार क्यों कर रही है, सरकार क्या कर रही है, ये उनको उस पे क्या ओपिनियन लोगों के है वो हम लोग जानना चाहते हैं, और लोगों का ओपिनियन हम लोग आप तक दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं। तो हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोगों ने वेबिनार्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं।
हम लोगों ने अभी जो लास्ट 2 साल है उनमें हम लोगों ने ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स पे काफी सारा हम लोगों ने उनके एफर्ट्स को स्पॉटलाइट पे लाने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने अभी जो है अन्नदाता बोल के एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स हम लोगों ने किए थे, जहाँ पे हम लोग ग्रास रूट फार्मर्स और इनोवेटिव फार्मिंग इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को हम लोगों के सामने ला रहे थे। तो उसमें काफी सारे लोग थे, जैसे डी हार्ट बोल के एक स्टार्टअप है, उससे हम लोग के पास मिस्टर अमरेंद्र सिंह जी आए थे, जिन्होंने बोला कि वो लोग कैसे आंध्र प्रदेश में कृषकों का इनकम डबल करना चाहते हैं, कैसे वो डबल करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और आपका वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि कैसे पिसी कल्चर या फिश फार्मिंग के थ्रू कैसे विलेजेस में, नागपुर के रिमोट विलेजेस में, महाराष्ट्र के रिमोट विलेजेस में, तेलंगाना के रिमोट विलेजेस में जो वहाँ की आदिवासी महिलाएं हैं, वहाँ के जैसे लोकल महिलाएं हैं, उनका कैसे इनकम बढ़ाया जा रहा है। उससे पहले हम लोगों ने झारखंड के लोकल इंडस्ट्रीज पे फोकस करके भी हम लोगों ने सेमिनार्स और स्कीम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे यहाँ पे एक फेमस इंडस्ट्री है नीव हर्बल बोल के, जो आपका हर्बल प्रोडक्ट्स को अमेजोन के थ्रू बेचती है। वो लोकल वुमेन उस पर काम करते हैं, लोकल फार्मर्स उस पर काम करते हैं, लोकली वो हर्ब्स कलेक्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और उनको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके अमेजोन पे बेच के उनको बेनिफिट्स देते हैं। वहाँ पे स्कूल खोला है उन्होंने, वहाँ पे नए नए कार्य किए हैं जहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोकल लोगों को। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के, लोकल झारखंड के हैंडीक्राफ्ट्स जो है उन पे काम हुआ है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आगे आगे जो आने वाले समय है उसमें नए प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे ग्राउंड वाटर को लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम लोगों ने ग्राउंड वाटर शॉर्टेज के ऊपर अवेयरनेस के लिए काम किया है। उसके बाद अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी फोकस किया कि कैसे लोगों को उनका फायदा मिले और कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर परमेश्वर अय्यर जी, जो वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में है अभी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में थे। तो वो आए थे और उन्होंने बात किया था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है आपकी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिलीवरी, जैसे वो लोग अभी गवर्नमेंट भारत के स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें पूरे इंडिया में कैसे शौचालय बनाए गए, कैसे लोगों के साथ हेल्थ केयर के बारे में बात किया गया, कैसे क्लीनलीनेस के बारे में बात किया गया। तो हम लोग रिसेंट करंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम होती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और अभी हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के साथ एक कंसल्टेंसी रोल में भी हैं। हम लोग झारखंड गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो IIM रांची देख रही है जनरली, और उस रोल में भी है। और वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो स्कूल्स है उनका, आप लोग उनका अगर जब स्कूल्स कंबाइन किए गए हैं तो उनका क्या इफेक्ट रहा है, उनका क्या फायदे हुए हैं स्कूल्स मर्ज करने से, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंसल्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंट हम लोगों ने जो रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, उनमें से हम लोगों ने एक झारखंड का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसके बारे में एक नया प्रोजेक्ट हम लोग ने शुरू किया है, जो प्रोफेसर तुहिन सेनगुप्ता जो लीड कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं कि कैसे कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में हैंडीक्राफ्ट जरूरी है और कैसे हैंडीक्राफ्ट्स को मार्केट किया जाए। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली झारखंड के जो 20 साल हुए हैं, 20 साल नए राज्य के हुए हैं, नए झारखंड के 20 साल हुए हैं, और क्या क्या झारखंड ने इन 20 सालों में क्या क्या अचीव किया, क्या क्या झारखंड ने इस 20 सालों में कैसे झारखंड आगे बढ़ा है, उसके बारे में भी हम लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म में हमें सेंटर के बारे में बोलने मिला, और हमारे काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो ISP के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होंगे पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पब्लिक पॉलिसी टीचिंग के बारे में। हम लोग का टीचिंग में रोल बहुत लिमिटेड है, पब्लिक पॉलिसी टीचिंग पर्टिकुलरली में हम लोग MDPs कराते हैं और FDPs जरूर कराते हैं, जहाँ पे छोटा सा कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक्स का, पर वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं कंपनीज पे, उसके तरफ होते हैं। पर आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और जरूर हम और जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो मेरे तरफ से अभी के लिए इतना ही, पर सवालों पे मैं वापस आऊंगा। राजीव सर का सवाल जो थे उन पे वापस आएंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी। आपने जैसा कि बताया, आपका काम भले टीचिंग में ना हो, पर बहुत ही मुख्य काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एम्पावरिंग द ग्रास रूट्स। इसके साथ मैं आऊंगी, समय को देखते हुए मैं इसके साथ आती हूँ आदित्य जी के पास।
और आदित्य जी, आपने शुरुआत की आई थिंक स्टूडेंट लेड सबसे पहली पब्लिक पॉलिसी की संस्था एलेक्सिस ग्रुप की 2008 में। और जहां तक कि मुझे भी याद आता है कि एक मेरी स्टूडेंट थी, अब तो वो प्रोफेसर है एक काफी प्रतिष्ठित जगह, और उसने मुझे आपसे परिचय कराया था। बाद में जाके वो कैसे शील्डिंग स्कॉलर बनी और काफी उसने अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम किया लॉयर होते हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूथ जो है काफी पॉलिसी से जुड़ना तो चाहता है, पर जैसा कि राजीव जी ने बोला कि उनको एक क्लियर दिशा नहीं मिल पाती। पर आपको, आपके विचार में, चूंकि आप यू बीइंग अ यूथ योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ यूथ, आपको क्या लगता है कि यूथ का कितना इंटरेस्ट है, कितना जुड़ाव वो चाहता है, और किस प्रकार से संस्थाएं उस पे फोकस कर सकती हैं, उसको बढ़ा सकती हैं? पहले आप सबको नमस्कार एंड सादर प्रणाम। नीति शिखा मैम और भारतीय लोक नीति विद्यालय ISPP का हिंदी अनुवाद, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं क्योंकि लखनऊ से आता हूँ तो थोड़ा उर्दू का मिक्सचर आ जाएगा मेरे बोलचाल में, एंड हिंदी में बोलने का मैं बहुत आदी नहीं हूँ, तो थोड़ा अंग्रेजी के शब्द भी आ जाएंगे, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका। मैंने पिछले 12 वर्षों से युवाओं के संग काम किया, एंड मैंने काम करना 17 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था, जब मैं क्लास 12th में आया था। तब से मुझे एक ये विजन था, एक प्रेरणा थी कि समाज के लिए कुछ करना है। एंड इस प्रेरणा के संग मैंने इस संस्था को स्टार्ट किया, एंड मैं कहूँगा कि लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया, और अब हम लोग एक 6 ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह बन चुके हैं पिछले 12 सालों में, जो कि अलग अलग जगहों पे और अलग अलग विषयों पे काम कर रहा है। हम लोग मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते हैं, हम लोग लॉ की फील्ड में काम करते हैं, पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में काम करते हैं, एंड बहुत सारा कार्य हम करते हैं युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए। और इस काम में हमें आप जैसे विद्वान लोगों की सहायता मिलती है, जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम्स जो तरह तरह के करा पाते हैं वो कराते हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने 25 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के सम्मेलन और वर्कशॉप्स और तरह तरह के ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से कराए हैं, जिसमें जो हमारा सबसे पहला कार्यक्रम था इंटरनेशनल यूथ फोरम, जिसमें 77 देशों से लोग आए थे, एंड वो हमने दिल्ली NCR एरिया में शारदा यूनिवर्सिटी में होस्ट किया था, जो अभी तक का हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। कोरोना से पहले जो हमने एक इवेंट किया था वो इकोनॉमी पे ही था, इंडियन इकोनॉमी सिंपोजियम। नीति शिखा मैम आप उसमें आई थी एज ए स्पीकर भी। उसमें भी हमने इंडियन इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन हो रही है और उसको हमें रिजेक्ट करने का क्या एक माध्यम होगा, उसमें तरह तरह के इकोनॉमिस्ट और पब्लिक सर्वेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने इनवाइट किया था। एंड इसी तरह के हमने इन 12 सालों में कई महत्वपूर्ण विषयों पे काम किया है। उसमें ट्रिपल तलाक, धारा 370, 377 का IPC का मामला, और अभी जिस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड इस पे हम लोग पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग तरह तरह के डिस्कशंस करते रहते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी को लेके काम किया है, और लॉ की फील्ड में हम लोग अभी एक नया जो मैकेनिज्म है जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, ADR कहते हैं जिसको, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसमें हमने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे फोकस करते हुए कैसे इंडिया को हब बनाना है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, इसके लिए एक नई संस्था स्टार्ट की है, इंडियन सेंटर फॉर
इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने बोला कि युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए हमने 4 मुख्य बिंदु हैं जिसपे हमने युवाओं के संग काम किया। एक बिंदु ये है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को हम कैसे प्रेरित करें करने के लिए। इसके अलावा युवाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करना, युवाओं को सही दिशा और दृष्टिकोण देना, एंड युवाओं को देश, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना। और जैसे कि कहा जाता है कि जीवन में अगर सफल होना है तो संतुलन की बहुत जरूरत है। तो संतुलन, तरह तरह का ज्ञान होता है, उस ज्ञान में हमें बहुत संतुलन रखना है। जैसे एक होता है किताबी ज्ञान, दूसरा होता है व्यावहारिक ज्ञान, फिर होता है सामाजिक ज्ञान, और उसके बाद होता है आध्यात्मिक ज्ञान। जो ये 4 तरह के ज्ञानों के बीच में अपना एक बैलेंस अगर हम बना के चलें, तो ये एक युवाओं को सफल होने के लिए एक लोक नीति और एक लोक प्रशासक बनने के लिए, एक एजेंट बनने के लिए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास का बहुत मदद करेगा। अब आते हैं लोक नीति की हम बात करते हैं। राजीव सर ने और सुमन जी ने बहुत सारे पहलुओं पे ऑलरेडी बात की है, जिस पे मैं बात करने वाला था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं कुछ नया कहूंगा जो कि बड़ा ही इस समय चर्चा का भी विषय है। वो ये है कि आजकल हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जिसको मूल मौलिक अधिकार भी कहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि उसका कैसे हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह का वातावरण है। उस पे मेरा एक जो अपना पर्सनल महत्व है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि हम अपने मौलिक अधिकार के संग अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निभाएं। एंड होता क्या है कि हम मौलिक अधिकारों की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। हमारा संविधान दोनों को बराबर दर्जा देता है। तो इसलिए एक अच्छे युवा जो कि लोक नीति में आना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों चीजों के बीच में करना और अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनको जब निभाएंगे वो, तभी वो एक अच्छे लोक प्रशासक के रूप में अपने आप को, या एक प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। जहां तक कि अपॉर्चुनिटीज की बात है पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में, तो पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल, कि मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम इग्नू कराता है, लेकिन ये प्रोग्राम केवल जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हीं के लिए ओपन है। एंड एक दूसरा प्रोग्राम इग्नू कराता है जो कि मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि सबके लिए ओपन है, जो मेनली जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के हैं, क्योंकि वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। एंड जो सेलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो एमपीपी करते हैं। तो इसका आप एक उसका क्या पर्पस है मुझे नहीं पता, कि क्या नॉन सेलेक्टेड लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में जान के उनको कुछ हर्जा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन पे जो गेट कीपिंग है एक तरीके से, ये एक बहुत मेजर इशू है। आप देखिए मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम बहुत सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में इंडिया में ऑलरेडी रन हो रहा है, लेकिन मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम अभी बहुत कम एंड बहुत गिनी चुनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है। एंड उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि वो एक आम मिडिल क्लास बच्चे के पहुंच से बाहर है वो। तो जैसे सर ने भी ये चीज कही, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट जॉब की नहीं है, मोस्टली लोग एकेडमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिविल सर्विसेज या थिंक टैंक्स में ही जाते हैं। जब तक इंडस्ट्री में
एंड गवर्नमेंट में एंड नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट सेक्टर में स्पेसिफाइड पब्लिक पॉलिसी रोल्स, जो कि मैं कहूँगा एट द इंटरसेक्शन ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट along with politics, which is the core. क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक पॉलिसी है, अभी पब्लिक पॉलिसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक मॉड्यूल की तरह पढ़ाया जाता है ज्यादातर जगह, एंड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस से आया है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को इमर्ज होने में बहुत टाइम टू टाइम एक अलग थॉट प्रोसेस रही। मीनो बुक कॉन्फ्रेंसेज हुए, उसमें 3 कॉन्फ्रेंसेज होने के बाद एक क्लैरिटी इमर्ज हुई है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसके बाद कि, एंड तभी से ही आई थिंक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी पब्लिक पॉलिसी को एक टेक्निकल एंगल से समझना स्टार्ट किया। एंड जब तक हमारे अपॉर्चुनिटीज एक स्टैंड अलोन डिसिप्लिन की तरह नहीं इवॉल्व होंगी, आई थिंक पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में ये एक मूलभूत दिक्कत रहेगी। हमारे युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं हमारे देश के, एंड जिन युवाओं के संग मैं काम करता हूँ, आप भी जानती हैं, उसमें से काफी सारे लोग बाद में हार्वर्ड केनेडी स्कूल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और जगह जगह से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज किए। मैंने खुद मैनेजमेंट की पढ़ाई की है स्कॉटलैंड से एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, एंड क्योंकि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी से एक जुड़ाव था, तो मैंने फिर एक मास्टर्स डिग्री भी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक अपना यू कैन से अपने आप को एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज लॉ के संग एक पॉलिटिकल एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हेल्प करता है, जो कि सर ने भी मेंशन किया था कि इंटरसेक्शनल होने के वजह से लोग इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ना कि स्टैंड अलोन इसमें करियर बनाने के लिए। तो ये एक मेजर इशू है, इस इशू को आइडेंटिफाई हमने किया है। अब इसको टैकल करने के लिए पब्लिक पॉलिसी को एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए मेरा मानना है एक प्रोफेशनलाइज्ड बॉडी अगर हो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी की है, अगर उस तरह से इस प्रोफेशन को हम लोग देखें, उस तरीके से एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म लाएं इसमें। एंड अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ चुनावों से जो एम्बिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एक नई चीज आ गई है जो कि होती है इलेक्शन मैनेजमेंट और अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एंड इसमें काफी नई नई चीजें अब इलेक्शन जो कि एक पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है इलेक्शन, उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पब्लिक पॉलिसी की एम्बिट में ऐसे लोगों को लाएं जो कि इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट के संग पॉलिटिक्स की एक बेसिक समझ रखते हो, एंड हमें ये चीज भी समझनी है जो कि आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि वन थिंग इज कि एक आप पॉलिटिक्स आप करते हो इलेक्शन जीतने के लिए, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड देन देयर इज डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। तो दोनों चीजों को बैलेंस करने में, इंटरप्ले में आई थिंक पब्लिक पॉलिसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इसी के संग मैं मतलब अंत करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2 पंक्तियां की थी उनसे, वो ये इस प्रकार हैं, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपने बहुत अच्छी बात की कि क्योंकि पब्लिक पॉलिसी एज अ स्टैंड अलोन प्रोफेशन नहीं आ पा रहा, इसीलिए शायद उसका करियर ऑप्शंस भी नहीं खुल रहा। इनफैक्ट जब आईएसपीपी का स्थापना हो रहा था तो मैंने बहुत लोगों से बात की जो गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स में काम कर रहे हैं, और मुझे बात करके पता चला कुछ लीडर से कि MBA मार्केटिंग करके लोग दे हैव स्लोली ट्रांसेंडेड इनटू द रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बट ऐसा नहीं था कि वो शुरू से सीख के आए हैं। पर देखिए एक सबसे मुख्य बात यह है कि कुछ जो भी गिनी चुनी संस्थाएं जो पब्लिक पॉलिसी
का एजुकेशन प्रदान कर रही हैं वो सभी एजुकेशन अंग्रेजी में है। इंडिया में 10% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं और उन 10% में से भी गिने चुने लोग पब्लिक पॉलिसी में भागीदारी ले रहे हैं। तो ISPP इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है, जो दिल्ली में स्थापित है, वह पहली बार हिंदी भाषियों के लिए एक कोर्स लेके आ रहा है, लोक नीति। मैं तो चाहती थी कि लंबी चर्चा हो, पर समय को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बताऊंगी इस कोर्स के बारे में कि यह कोर्स ये हिंदी भाषियों के लिए डिजाइंड है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव जी हो हमारे माननीय फैकल्टी या मैं हूं, हम सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पारंगत हैं और हम दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यह कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश से मेरा मतलब है कि बोलचाल की भाषा। 4 महीने की अवधि में आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। राजीव जी ने आपने बहुत ही ब्यूटीफुली उसका उदाहरण दिया कि क्यों वो आवश्यक है स्टेक होल्डर्स डायलॉग नेगोशिएशन के लिए। और दूसरा है डेटा एंड मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, बिहेवियरल चेंज जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। फिर आपको इस शिक्षा दी जाएगी इसमें करंट लॉज एंड पॉलिसीज और गवर्नेंस। तो यही सभी कुछ मूल विषयों को लेकर के एक बहुत ही सुंदर सा पाठ्यक्रम हमने डिजाइन किया है। और इस कोर्स के लिए एडमिशन खुल गए हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट है। 40 सीट है ऑल इंडिया, और इनमें हम जो लोग एप्लीकेशन में सक्सेसफुल होंगे उनके लिए कोर्स वो इसमें एडमिशन ले पाएंगे। मैं बता देना चाहूंगी कि ये मेयर रजिस्ट्रेशन द्वारा एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका एक वी ऑल्सो आर डूइंग अ गेट कीपिंग। हमारा एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसमें अगर आपको नंबर से फियर ना हो तो एक आपको 2 तरह का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक है पब्लिक पॉलिसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है और दूसरा है वो आपको डेटा पे बेस्ड एक सवाल है। और दोनों सवाल से आपको बस देखा जाएगा, हम आपकी क्षमता को देख रहे हैं कि आपको कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसी में कितनी अभिरुचि है, और नंबर से आपको भय तो नहीं लगता। यही 3 चीज को हम जज करके आपका कैंडिडेचर निर्धारित करेंगे। 15 नवंबर लास्ट डेट है। और मैं आपको बता दूं कि यह कोर्स जो है, इस कोर्स को बनाने में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, राजीव जी हमारे साथ हैं और बहुत लोग आए। अभी भी हमारी बात चल रही है, टाइम टू टाइम हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसा राजीव जी ने बोला कि कोई संस्था ये नहीं बोल सकती कि वो सब कुछ जानती है। जैसे IIM रांची इतने सालों के बाद भी अभी कैपेसिटी बिल्ड कर रही है, एडवोकेसी कर रही है, बड़े तक शिक्षा नहीं शुरू की। हम भी 25 साल का CCS का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, 28 साल का, और ISPP का एक्सपीरियंस, इसको लेकर के हमने, और हमारे जो कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एडवाइजर्स जो हमारे एकेडमिक एडवाइजर्स हैं, उसको लेके हमने ये कोर्स बनाया है। ये कोर्स में जो आपको ये डेटाज है वो असर की टीम पढ़ाएगी। असर टीम 2 कोर्सेज हैंडल कर रही है, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एंड डेटा। बिहेवियरल चेंज एक करण उर्रा जी है हमारे फैकल्टी, जो एक संस्था है बीस्ट करके वो रन करते हैं, काफी उम्दा फैकल्टी हैं वो। और चेष्टा जी जो आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल इनसाइड यूनिट एस्टैब्लिश हो रहा है नीति आयोग में, और चेष्टा जी उसमें काफी जुड़ी हुई है सीनियर एडवाइजर के रूप में। चेष्टा जी आएंगी वर्कशॉप्स के लिए। इस पाठ्यक्रम में एक तो है आपको कोर्सेज, दूसरा है आपको लैब्स, करियर लैब्स, लीडरशिप लैब्स, ये सब पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ऑफलाइन लोक नीति पे। आप मृत्युंजय जी, आप प्लीज आप ईमेल लिख देंगे मेरा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, एंड आई बी हैप्पी टू स्पीक टू यू ऑफ वेबिनार एंड ऑफ आपसे एक सीधे बातचीत करके आपको मैं और जानकारी दे सकती हूँ कोर्स के बारे में। पर जाते जाते मैं अपनी फैकल्टी जो है हमारे राजीव जी, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि राजीव जी, आपने इतना समय आपने व्यतीत किया गवर्नमेंट में, संस्थाओं के साथ, और आप जुड़े हुए हैं लोक नीति पाठ्यक्रम में शुरू से, जब से हमने इस कोर्स की परिकल्पना की, हम आपके साथ जुड़े और हम अनुभव को लिए। आपको क्या लगता है कि क्या अलग है इस कोर्स में? और मैं चाहूंगी आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोलिए। हम अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद डेवलप कर रहे हैं कोर्स। हमें पता है कि अभी वी हैव नॉट गॉट द बेस्ट डिजाइन, बट हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो राजीव जी, जाते जाते आपके शब्दों में कुछ लोक नीति के विषय पे।
मैं जैसा कि आप खुद ही जानती हैं कि मैं अभी इसमें नया ही हूँ, खुद सीख रहा हूँ, और आपके ISPP का जो एक बहुत सुदृढ़ ढांचा बना हुआ है उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं इस बारे में खुद विचार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे 2-3 बातें अच्छी लगी हैं जो इस कोर्स के बारे में है। पहली बात तो जो आपने कहा हिंदी के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ पे सारे मुहावरे अंग्रेजी में हैं, जितने भी भाषा होती है सब अंग्रेजी की है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए इससे छूट जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और ये इस बैरियर को तोड़ने एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मेरा अपना मानना है, विशेष तौर पर क्योंकि मैं एकेडमी में ढाई 3 साल रहा हूँ एज डायरेक्टर, एंड आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद वेरी यंग ऑफिसर्स जो समाज के हर परिवेश से और आज के तारीख में हर रीजनल एरिया से आ रहे हैं, कि जो लोग इन छोटे शहरों में, कस्बों में या वहाँ बड़े वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, और उनको लोकल तथ्यों की बहुत अच्छी जानकारी है एज कम्पेयर टू अदर्स हु हैव ग्रोन अप इन बिग सिटीज एंड मेट्रोज, जो पहले लोग आते थे। और ये IAS का बहुत बढ़िया, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है 1980-85 के बाद, जब हम इस प्रकार के लोगों को, लेकिन उनमें डेफिनेटली हो सकता है कि इंग्लिश थोड़ी सी एक कंस्ट्रेंट हो। ये कोर्स उनको इससे जो ऐसे लोगों को इस सब्जेक्ट से जोड़ेगा तो सब्जेक्ट रिच होगा। मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग जब पढ़ाएंगे या उनसे बात करेंगे तो हमारी अंदर एक रिचनेस आएगी, बिकॉज उनका जो लोकल अनुभव है, जो जिसे कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ अनुभव है, वो हमारे क्लासरूम में आएगा। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ 2-वे प्रोसेस, इट इज नॉट गोइंग टू बी 1-वे प्रोसेस, बिकॉज हम लोग अगेन दुर्भाग्य से एक दूसरे परिवेश में रहने के कारण से एक पर्टिकुलर ढंग से सोचते हैं। हमें अंदर कुछ प्रीकंसेप्शंस हैं अबाउट वर्किंग ऑफ सर्टेन थिंग्स एट द ग्राउंड लेवल। वास्तविकता इसके विपरीत हो सकती है और काफी अंतर हो सकता है। वो वास्तविकता हमें अपने पार्टिसिपेंट से मिलेगी अपने कोर्स क्लासरूम के दौरान, ये मेरा मानना है। तो इसमें इट हैज टू बी, और तभी ये कोर्स सक्सेसफुल होगा जबकि एक्सचेंज हो। ये ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पे आप पोडियम पे खड़े होकर आप भाषण दे दें और चले जाएं, बिकॉज वो इस प्रकार का लोग सीखने वाले नहीं होंगे। इसमें वो होंगे जो आपको भी बताएंगे कि नहीं, ये चीज ग्राउंड में ऐसे होता है, ये प्रेशर्स ऐसे होते हैं, या ये प्रायोरिटीज ऐसी होती हैं, ये समाज में ऐसी सोच है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट बिग थिंग। एंड सेकेंड इज जो आपने 5-6 सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, हालांकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि जिस प्रकार के विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उसको 10 सेशंस में एक सब्जेक्ट को कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उदाहरण स्वरूप जो मैं अजय शाह और केलकर साहब की किताब है उसको हम कवर करें अगर 10 सेशन में, जो मुझसे अपेक्षा है, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क। और ये डर रहेगा कि हम, ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बहुत ही क्या कहें उसको स्क्यूड वर्जन प्रेजेंट करते हैं पार्टिसिपेंट्स के सामने, और जहां पर केवल बहुत हम वेरी एक्शनेबल स्किल्स देते हैं। मान लीजिए एक्सेल की हमें कुछ टेक्निक सिखानी है, वो तो शायद कुछ सेशंस में हो सकता हो, लेकिन जहां पर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जहां पर हम सोच डेवलप करने का प्रयास करते हैं, वहां पर आई थिंक टाइम थोड़ा कम है। तो ये एक सेकेंड एस्पेक्ट है इस कोर्स का, कितने कम टाइम में हम कैसे वही ट्रांजैक्शन कर पाए क्लासरूम में, ये एक चैलेंज रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि उद्देश्य बड़ा अच्छा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक लैंग्वेज के बैरियर को समाप्त कर ले रहे हैं, और शायद एक बार अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यही 4 महीने का कार्यक्रम हो सकता है, 8 महीने का कार्यक्रम बन जाए और फुल फ्लेज प्रोग्राम बने, जैसा आपका इंग्लिश में 1 साल का पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम है। लेकिन उस सब के लिए जरूरी होगा कि फिर हमें कंटेंट को डेवलप करना होगा। अभी कंटेंट नहीं है हिंदी में, हम गलत नहीं कहेंगे, कंटेंट हम ट्रांसलेशन के माध्यम से लाएंगे, लेकिन जब तक किसी भाषा में ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता तो वो विकास नहीं हो सकता। भाषा ट्रांसलेशन में डेवलप नहीं करती। तो हमें ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल सोचने वाले जो हिंदी में सोचते हो, जिनकी सोच हिंदी में हो, वो आना पड़ेगा, एंड दैट विल टेक टाइम। लेकिन एक अच्छा प्रयास है, अभिनव प्रयास है, और मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। वी आर ऑल वेरी डिफरेंट सो टू से, एंड बट होपफुल, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हो सकता है हमारे पार्टिसिपेंट्स को कोर्स अच्छा लगे, तो इसी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी और आदित्य जी। जाते जाते मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रत्येक शनिवार हम 5 बजे भी एक वेबिनार करते हैं। इस शनिवार हमारे साथ युगल जी जुड़ेंगे नीति आयोग से, जो मिशन डायरेक्टर हैं स्वच्छ जल के, और अगले शनिवार राम माधव जी भी जुड़ रहे हैं, और
सब पे पॉलिसी पे ही चर्चा होगी। उसका चैट बॉक्स में आपको दिया गया है, आपको और जानकारी दी गई है। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि भाषा को नजरअंदाज करते हुए अगर हम चाहें कि पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स बना दे तो वो नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक सुदृढ़ भारत और एक सफल भारत का निर्माण हो, तो उसमें हमको हर एक भाषाओं के लोगों को लेके चलना पड़ेगा, लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इसी उद्देश्य के साथ हमने नीति शिक्षा की लोकतांत्रिकरण के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, पाठ्यक्रम शुरू किया है। आपका सहयोग रहेगा तो आने वाले दिनों में हम और भाषाओं में ये कार्यक्रम लाएंगे, पर अभी तो बस ये हिंदी में है। अंग्रेजी बोलते हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं, हिंदी बोलते हैं तब भी जुड़ सकते हैं, अगर आप दोनों ठीक ठाक बोल पाते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी रुचि है सार्वजनिक नीति क्षेत्र में, तब आपके लिए पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन है। और आप ये एडमिशंस हमारे वेबसाइट पे एडमिशंस खुल चुकी हैं, प्लीज आप देखिए। और कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच आप हमारे से संपर्क कीजिए और हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। यदि श्रोताओं का कोई प्रश्न हो, जाते जाते 5 मिनट लूंगी, और अगर किसी का प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछिए, निसंकोच पूछिए। यदि किसी का कोई प्रश्न हो। एक बहुत अच्छी बात की राजीव जी ने कि अभी हम भी सीख रहे हैं, और उन्होंने अनुवाद की बात की। बहुत सारे टेक्स्ट हम अनुवाद करा रहे हैं, जैसे इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक किताब के का अनुवाद का हमें परमिशन मिल गया है फॉर द लोक नीति कोर्स। और हमारी बात चल रही है प्रोफेसर थैलर के साथ भी। एक नच करके बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी फेमस किताब है, उसकी भी बात चल रही है। अभी तक परमिशन तो नहीं आया है। और हमारी चेष्टा रहेगी कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है, अभी उसका हिंदी अनुवाद करके आपके सामने में ले आए। एक सवाल आया है कि कैसे फ्यूचर वेबिनार्स के लिए एनरोल करें। गुरम जी, हमने 2 वेबिनार की तो जानकारी आपको चैट बॉक्स में दी है, आप उसमें आप जुड़ सकते हैं। और फ्यूचर में मेरी आई थिंक सबसे अच्छा बेहतर रहेगा कि आप ट्विटर हैंडल सब्सक्राइब कर लीजिए ISPP का, जहां बहुत एक्टिव है, और वहां ट्विटर के माध्यम से आपको काफी जानकारियां मिल सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे आगे चल के भी। नमस्कार, धन्यवाद सभी का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।